डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सुना होगा, परंतु क्या आप जानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग की कितनी टाइप्स होती हैं एंड विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग वी शुड चूज? इन सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान शब्दों में इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सफ़र को। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत हम लोग अपने इनकम, एक्सपेंसेस तथा अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान्ड वे में कंट्रोल करते हैं, जिससे हमारी करेंट रिक्वायरमेंट के साथ साथ फ्यूचर गोल्स भी आसानी से अचीव हो जाते हैं। इसके साथ साथ यह अनफोर्सिन सिचुएशन को मैनेज करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। एक सही फाइनेंशियल प्लानिंग इन्फ्लेशन या महंगाई को मात देने में भी सहायक होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग की 3 कैटेगरी होती है: सेविंग्स, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट। इन तीनों कैटेगरीज की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है और इनके बीच के अंतर को जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही यह भी जानना ज़रूरी है कि किस कैटेगरी के तहत हमें अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले सेविंग्स की बात करते हैं। सेविंग्स हम भारतीयों की पुरातन समय से चली आ रही हैबिट है। आप सभी लोगों ने बचपन में गुल्लक में पैसा जमा किया होगा। पुराने ज़माने में लोग अपने इनकम के कुछ पार्ट को संदूक में तथा कई बार ज़मीन के नीचे किसी बर्तन में छिपा कर रखते थे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर या इमरजेंसी के वक्त यह उनके काम आ सके। आज के डेट में भी हम लोग बैंक अकाउंट में मंथली एक्सपेंसेस निकालने के बाद रिमेनिंग अमाउंट को वहीं पर छोड़ देते हैं, जो कि हमारा सेविंग कहलाता है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस फ्यूचर में संभावित डेंजर्स से डील करने का एक सुगम साधन है। बहुत सारी घटनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, जैसे हाल ही में आए कोविड ने लाखों लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया था। इसी प्रकार भूकंप, लैंडस्लाइडिंग या भूस्खलन, बाढ़ आदि भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस तरह के सिचुएशन से प्रभावित होने पर इंश्योरेंस हमारी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करता है। यह मेनली 2 तरीके का होता है: लाइफ इंश्योरेंस तथा जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के तहत सेल्फ या स्पाउस या चाइल्ड या पूरी फैमिली के लाइफ का बीमा लिया जा सकता है। दूसरी तरफ जनरल इंश्योरेंस के तहत हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस तथा होम इंश्योरेंस आदि आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की यदि हम लोग बात करें तो यह भी बहुत तरीके का होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी भी लाइफ इंश्योरेंस टाइप को चूज कर सकता है, जैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इंडोमेंट प्लान इंश्योरेंस, मनी बैक इंश्योरेंस प्लान, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, रिटायरमेंट इंश्योरेंस प्लान आदि। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट हमें हमारे पर्सनल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है और साथ ही कुछ सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। जैसे यह सेविंग्स की तुलना में काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टेड अमाउंट से मिलने वाला रिटर्न इन्फ्लेशन या महंगाई को ज़्यादा अच्छी तरीके से बीट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है? किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में गुड्स तथा सर्विसेज के प्राइस में अर्ली बेसिस पर जो इंक्रीमेंट होता है उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन के कारण उस कंट्री की करेंसी की परचेजिंग पावर प्रभावित होती है। यदि इन्फ्लेशन पॉजिटिव है तो सेम करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है तथा इन्फ्लेशन के नेगेटिव होने पर करेंसी की परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाती है। यदि आपकी इनकम फिक्स्ड रहती है और पॉजिटिव इन्फ्लेशन के कारण चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं तो आप इन्फ्लेशन के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। अब आपको सेम चीज़ों को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं और आपकी सेविंग्स रिड्यूस होती जाती है। जनरली सैलरीड एम्प्लॉयज़ के डियरनेस अलाउंस को समय समय पर बढ़ाकर इन्फ्लेशन को बीट करने की कोशिश की जाती है। तभी एम्प्लॉयज़ अपने सेम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इन्फ्लेशन के बावजूद मेंटेन कर पाते हैं। यदि आपका इनकम इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने के साथ साथ सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता जाता है तो आपकी परचेजिंग पावर कांस्टेंट रहती है और आपकी सेविंग्स भी कांस्टेंट रहती है। परंतु यदि आपका इनकम इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने की तुलना में ज़्यादा रेट से बढ़ता है तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और आप अपने गोल्स को अचीव करने में ज़्यादा आसानी से
कामयाब हो जाते हैं। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ इन्फ्लेशन रेट इज कैलकुलेटेड। किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। CPI के अंतर्गत अप्रॉक्स 299 गुड्स एवं सर्विसेज के रिटेल प्राइस में उसकी वेटेड एवरेज वैल्यू के अनुसार हुए चेंज को कैलकुलेट किया जाता है। CPI इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन करेंट ईयर डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ सेम आइटम्स इन प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाई 100। अब करंट ईयर का इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें इस फार्मूला का यूज करना होगा। इन्फ्लेशन रेट इक्वल्स टू करंट ईयर CPI माइनस प्रीवियस ईयर CPI डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर CPI मल्टीप्लाइड बाई 100। इंडियन इन्फ्लेशन रेट के हिस्ट्री का अवलोकन करें तो देखिए 2000 में इन्फ्लेशन रेट 4% था, यानी 2000 में 100 रुपये की चीज़ 104 रुपये में मिल रही थी। 2001 में इन्फ्लेशन रेट पिछले वर्ष की तुलना में 3.78% थी। इसका मतलब यह है कि 2001 में अब वही 100 रुपये की चीज़ 100 + 4 + 3.78 इक्वल्स टू 107.78 रुपये में मिल रही थी। इस टेबल का स्टडी करने पर आप पाएंगे कि इन्फ्लेशन के कारण ईयर 2011 से 2020 तक विदिन 10 ईयर्स 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये की मिल रही थी। अतः कंपाउंडेड अर्ली इन्फ्लेशन रेट 6.9% था। अतः हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत इन्वेस्टमेंट इस तरीके से होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट एवरेज अर्ली इन्फ्लेशन रेट 6.9% से अधिक रिटर्न मिले। अब यदि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स का कंपैरिजन करें तो सेविंग अकाउंट्स में बैंक्स 2.7% अर्ली इंटरेस्ट पे करते हैं। 7 डेज टू 10 ईयर्स के बीच फिक्स डिपॉजिट पर 3 to 7.10% अर्ली इंटरेस्ट मिलता है। रेकरिंग डिपॉजिट्स पर मैक्सिमम 5.5% अर्ली इंटरेस्ट मिलता है। किसान विकास पत्र अर्ली 7.5% का इंटरेस्ट पे करता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अर्ली 7.7% इंटरेस्ट पे करता है, जबकि PPF में 7.1% इंटरेस्ट मिलता है। तब हमें क्या करना चाहिए और कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आपको पता है कि बैंक्स हम लोगों द्वारा जमा की गई राशि से क्या करते हैं? बैंक्स कैसे हमें डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को मंथली सैलरी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही अर्ली हैवी प्रॉफिट गेन करते हैं। दोस्तों, SBI ने जून क्वार्टर 2023 में 16,884 करोड़ रुपए का प्रॉफिट गेन किया है और यह प्रॉफिट लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर की तुलना में 178% अधिक है। एक्चुअली बैंक्स हमारे डिपॉजिट कैपिटल को म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी मार्केट, डेब्ट फंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और साथ ही विभिन्न तरीके के लोन प्रोवाइड करते हैं। हमें भी बैंक्स की तरह अपनी सेविंग्स को म्यूचुअल फंड्स खरीदने में तथा अच्छी फंडामेंटल कंपनीज के शेयर को खरीदने में करना चाहिए। पास्ट हिस्ट्री के ट्रेंड को देखते हुए म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में हमें 12 to 25% अर्ली रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, जबकि अच्छी फंडामेंटल कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म में 15 to 30% अर्ली रिटर्न मिल सकता है। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।